दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने दी प्रिंट को सब्सक्राइब किया हुआ है। आप जैसे ही लोगों की वजह से तो अच्छा जर्नलिज्म सस्टेन करता है, लेकिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उनसे मेरी दरख्वास्त है कि दी प्रिंट को सब्सक्राइब करें। हेलो नमस्ते, मैं हूँ ज्योति यादव और आप देख रहे हैं दी प्रिंट की एक खास सीरीज पेज टर्नर, जहाँ हर हफ्ते हम बात करते हैं एक नई किताब की। कल देश ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती बनाई। इस सब्जेक्ट पर ही राजकमल प्रकाशन ने नई किताब छापी है। किताब का नाम है उसने गांधी को क्यों मारा। इसे लिखा है अशोक कुमार पांडे ने। अशोक कुमार पांडे की ये तीसरी किताब है। इससे पहले वो कश्मीरनामा, कश्मीर और कश्मीरी पंडित नाम की 2 किताबें लिख चुके हैं। ये किताबें रिसर्च बेस्ड हैं, मतलब उस दौरान क्या कुछ लिखा गया था उसे एग्जामिन करके हमारे सामने एक पक्ष लाने की कोशिश की गई है। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे थे तो ट्विटर पर गांधी जी को मारने वाले नाथूराम गोडसे के जयकारे लगाए जा रहे थे। नाथूराम गोडसे अमर रहे नंबर 1 ट्विटर ट्रेंडिंग था। सोशल मीडिया पर अक्सर गांधी की हत्या को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने पटेल की बजाय नेहरू को तरजीह दी। नेहरू और पटेल के आपसी मतभेदों को लेकर भी कई सारी थ्योरीज गढ़ी जाती हैं। ये भी कहा जाता है कि भगत सिंह की फांसी के लिए महात्मा गांधी या नेहरू ने कुछ किया क्यों नहीं। सुभाष चंद्र बोस, गांधी और नेहरू को लेकर भी कई सारे झूठ इंटरनेट पर तैरते रहते हैं। तो ये किताब उन्हीं सारे सवालों के जवाब देने की एक कोशिश करती है। किताब में 3 खंड हैं। पहला है लाल किले के गुनहगार, दूसरा है गांधी हत्या एक क्रोनोलॉजी और तीसरा है तुमने अदालत में झूठ बोले गोडसे। चैप्टर्स में पेशवाओं की राजधानी पूना, फिर चित्पावन ब्राह्मण और हिंदू राष्ट्र के स्वप्न की जो पूरी भूमिका है उसके बारे में बात की गई है। फिर गांधी के जीवन के जरूरी घटनाक्रमों के बारे में भी जिक्र किया गया है। उसके अलावा आखिरी दिन, कपूर आयोग और सावरकर के बारे में भी बात लिखी गई है। अगर सोशल मीडिया के दुष्प्रचार से आप उकता गए हैं तो गांधी नहीं थे विभाजन के जिम्मेदार, भगत सिंह का नाम लेते शर्म आनी चाहिए तुम्हें, और तुम क्रांतिकारी नहीं थे नाथूराम। ये 3 चैप्टर्स जरूर पढ़ने चाहिए। तो क्या गांधी पर सिर्फ एक बार हमला हुआ? नहीं, उन पर कई सारे हमले हुए। एक वाकया है फरवरी 1908 का। उस दौरान गांधी ट्रांसवाल एशियाटिक एक्ट का विरोध कर रहे थे। इस एक्ट में पंजीकरण कराते समय अंगुलियों के निशान बनाना जरूरी कर दिया गया था। इस नियम के खिलाफ बहुत सारे भारतीयों में रोष था और इस रोष की वजह से जो नाराज लोगों की भीड़ बनी उसका नेता था मीर आलम। मीर आलम ने घोषणा कर दी थी कि जो भी पंजीकरण कराने सबसे पहले जाएगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। गांधी जी भी इसके विरोध में ही थे और इसके लिए जेल भी गए थे। लेकिन जनरल स्मट ने गांधी जी से कहा कि अगर भारतीय पंजीकरण के लिए राजी हो जाते हैं तो इस कानून को वापस ले लिया जाएगा और पंजीकरण के बाद जो कार्ड है उसे लेकर घूमना अनिवार्य करना भी हटा दिया जाएगा। गांधी जी ने उनकी बात का यकीन किया और अपने एक दल के साथ पंजीकरण कराने निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक और दल मिला। दूसरे दल ने इस दल से पूछा कि कहाँ जा रहे हो। इस दल ने बोला कि पंजीकरण कराने, और ये बात सुनते ही उस दल ने गांधी पर हमला बोल दिया। उनके सिर पर तड़ातड़ लाठियां बरसाई गई। गांधी हे राम कहते हुए नीचे गिर गए। हमलावरों को लगा कि गांधी मर गए हैं तो वो छोड़कर चले गए। लेकिन बाद में जब गांधी होश में आए और उन्हें पता चला कि उन्हें मारने वाले मीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है तो वो काफ़ी नाराज हुए और उन्होंने मीर आलम के खिलाफ गवाही देने और हमलावरों की पहचान करने से साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मीर आलम को प्रोटेस्ट करने का यही तरीका आता है। गांधी ने अपील की कि मीर आलम के खिलाफ कोई भी मुकदमा ना चलाया जाए। इसके कुछ साल बाद क्या हुआ? 1914 में महात्मा गांधी बहु विवाह प्रथा के खिलाफ बोल रहे थे। कस्तूरबा और अनेक महिलाएं तो इसके लिए गिरफ्तारियां भी दे चुकी थी। सभा में बैठे मुसलमानों को लग रहा था कि उनके धार्मिक अधिकारों पर हमला है, लेकिन मंच पर गांधी जी के साथ एक आदमी तलवार लेकर खड़ा था। उसने कहा कि खबरदार किसी ने गांधी भाई पर हमले की कोशिश की तो चीर कर रख दूंगा। गांधी ने उसे मुस्कुराते हुए कहा कि तुम बैठ जाओ, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। उस व्यक्ति ने कहा कि आप तो फकीर आदमी हैं, आपको कुछ नहीं पता। और आप जानते हैं ये आदमी कौन था? ये वही मीर आलम था जिसने एक बार गांधी पर हमला कर उनकी जान लेने की कोशिश की थी, और आज वही आदमी गांधी की हिफाजत के लिए तलवार लेकर खड़ा था। लेकिन ये पहला हमला नहीं था। भारत में लौटने से पहले गांधी पर कई सारे हमले हो चुके थे। सबसे पहला हमला हुआ था जनवरी 1897 में, जब वो अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे थे। उस दौरान वो एक भीड़ द्वारा घेर कर मारने की कोशिश यानी मॉब लिंचिंग का शिकार होते होते बच गए।
दूसरा हमला हुआ था साल 1908 में, जोहान्सबर्ग में मेसोनिक हॉल में वो भाषण दे रहे थे। जब भाषण देकर वो बाहर निकले तो बाहरी दरवाजे से एक अनजान व्यक्ति उनके पीछे पीछे हो लिया, लेकिन थोड़ी देर जाकर गांधी और वो व्यक्ति आपस में बातें करने लगे। गांधी ने अचानक से उसका हाथ अपने हाथ में लिया। वो आदमी भी गांधी को मारने आया था, क्योंकि उसे लगता था कि गांधी उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं। भारत लौटने के बाद भी गांधी पर हमलों की कोई कमी नहीं आई। कट्टर लोगों की नजरों में गांधी हमेशा चुभते रहे। उन पर 1934 में पूना में एक जबरदस्त हमला हुआ। दरअसल वो यहाँ एक व्याख्यान देने आए थे। एक गाड़ी में गांधी और कस्तूरबा बैठी थी, दूसरी गाड़ी में थे नगर पालिका के कुछ अधिकारी। रेलवे फाटक आया तो गांधी की गाड़ी वहीं रुक गई, लेकिन नगर पालिका के अधिकारियों की गाड़ी सभा तक पहुंच गई। जैसे ही सभा में बैठे लोग गांधी का स्वागत करने के लिए खड़े हुए तो वहां एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में कई अधिकारी, पुलिस वाले और आम लोग घायल हुए थे। उस वक्त गांधी ने कहा था कि मेरी हत्या करना आसान है, लेकिन मेरी हत्या करने की कोशिश में उन निर्दोषों के बारे में क्यों नहीं सोचा जो मेरे साथ मर सकते थे। मेरी पत्नी और बेटी समान 3 महिलाएं उस कार में मेरे साथ यात्रा कर रही थी। क्या आपको उनसे भी नफरत है? अशोक कुमार पांडे यहाँ बताते हैं कि गांधी की इस अपील को उनके दुश्मनों ने भी किसी हद तक स्वीकार किया, क्योंकि इसके बाद 20 जनवरी के अलावा उनकी हत्या के जितने भी प्रयास हुए उसमें सिर्फ गांधी को ही निशाना बनाया गया। 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने गांधी की हत्या कर दी। घटनाक्रम पर मौजूद मनु बेन ने इस बारे में बताया था कि एक युवक खाकी वर्दी में हाथ जोड़े खड़ा था। एकदम से वो भीड़ चीरते हुए आया तो मुझे लगा कि वो गांधी के पैर छूना चाहता है, लेकिन उसने मुझे जोर का धक्का देते हुए नीचे गिरा दिया और फिर दन दन करते हुए उसने एक के बाद एक 3 गोलियां गांधी पर दाग दी। अंधेरा छा गया। हैरान करते हुए गांधी जमीन पर गिर गए। खून इतना निकल चुका था कि 10 मिनट के भीतर ही उनका शरीर सफेद पड़ गया। आगे इस केस का क्या हुआ और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे? नथुराम गिरफ्तार होने के बाद बताता रहा कि वो इस पूरी प्लानिंग में सिर्फ अकेला खुद है, लेकिन घटना के 2 महीने के भीतर ही पुलिस ने होटल के बैरों, फिल्म अभिनेत्री बिंबा, दिल्ली और मुंबई के टैक्सी ड्राइवरों के मार्फत बहुत सारे सबूत जुटा लिए थे। 8 मई 1948 को दिल्ली में एक विशेष फौजदारी अदालत का गठन किया गया और ये मुकदमा लाल किले से चलवाने का फैसला किया गया। इसमें कितने लोग शामिल थे? सबसे पहला था नथुराम गोडसे। माता पिता ने बचपन में लड़कियों की तरह नथ पहनाई रखा था और इसीलिए उनका नाम नथुराम पड़ गया था। उनका पालन पोषण एक लड़की की तरह किया गया था, इसलिए उसके हम उम्र के लोग भी उसका मजाक बनाते थे। गोपाल गोडसे, नथुराम का छोटा भाई, नौकरी पेशा वाला आदमी जो पुणे के किराए के 2 कमरों में अपनी पत्नी और बेटियों के साथ रह रहा था, लेकिन गांधी हत्या के षड्यंत्र के लिए उसने दफ्तर से कैजुअल लीव ली थी। नारायण दत्तात्रेय आप्टे, जो गांधी की हत्या के समय भीड़ में ही मौजूद था, पूना के एक प्रतिष्ठित चित्पावन ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखता था। 1943 में भारतीय वायुसेना के एक अस्थायी पद के लिए भर्ती भी हुआ था। मदनलाल पाहुआ, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से आया एक रिफ्यूजी जिसने मुंबई के उर्दू प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश चंद्र जैन के मार्फत एक प्रकाशक के यहाँ किताब बेचने का काम हासिल किया, लेकिन बाद में उसने पटाखे बेचने शुरू किए और बाद में ये भी पता चला कि वो इसकी आड़ में हथियार बेचता था। विष्णु करकरे, मुंबई के एक नॉर्थ कोर्ट अनाथालय में पला बड़ा करकरे, जिसने 10 साल की उम्र में एक चाय की दुकान लगाई थी, लेकिन बाद में गांधी की हत्या की साजिश के लिए उसने हथियारों, विस्फोटकों और नकदी पहुंचाने का काम भी किया। दत्तात्रेय परचुरे, परचुरे के बारे में अशोक पांडे लिखते हैं कि 47 उम्र का ये ऐसा डॉक्टर था जिसकी हिंदू राष्ट्र सेना ने लोगों को बचाने का काम नहीं किया, बल्कि विभाजन के बाद मुसलमानों पर हमले करने का काम किया। गांधी की हत्या के 2 दिन पहले नथुराम और आप्टे को बरेटा पिस्तौल उपलब्ध कराने में इसी व्यक्ति का हाथ था। दिगंबर भड़के, बाद में ये सरकारी गवाह बन गया था, लेकिन अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि इस पूरे गैंग में इसे छोड़कर कोई भी आदतन अपराधी नहीं था। अशोक कुमार पांडे इन्हें बड़बोला और झूठ व भ्रामक तथ्यों से प्रेरित युवा बताते हैं। शंकर किस्तैया और सावरकर के नाम भी इस केस में जुड़े थे। 22 जून 1948 को ये मुकदमा शुरू किया गया। इस मुकदमे में गंगाराम सखाराम, दंडवते, गंगाराम जाधव और सूर्यदेव शर्मा के नाम भी शामिल थे, लेकिन बाद में इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी और इन्हें भगोड़ा साबित कर दिया गया। लाल किले से चलने वाला ये तीसरा ऐतिहासिक केस था। सबसे पहला केस 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर पर शुरू किया गया था, जो खुद कुछ दिन पहले इस किले के शहंशाह हुआ करते थे। दूसरा मुकदमा सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज पर किया गया था और तीसरा मुकदमा गांधी के हत्यारों पर। इस केस में कुल 149 गवाह पेश हुए थे। मुकदमे के जज और सरकारी वकीलों को जान से मारने के धमकी पत्र भी मिले। आखिरकार सावरकर को छोड़कर बाकी सभी अभियुक्तों को 10 फरवरी 1949 को सजा सुनाई गई। फांसी वाला दिन कैसा था? 15 नवंबर 1949 को नथुराम और नारायण आप्टे को फांसी की सजा होनी थी।
फांसी के दिन के बारे में बताया गया है कि दोनों के हाथ पीछे बांधकर लाया गया था। नथुराम इस केस की सुनवाई के दौरान खुद को एक उत्साही युवा और शहीद के तौर पर स्थापित करने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन फांसी वाले दिन उसके पांव लड़खड़ा रहे थे। वो घबराहट में अखंड भारत के नारे लगाने लगा। जेल में अपने आखिरी दिनों में उसने कहना शुरू कर दिया था कि अगर मुझे एक और मौका मिलता है तो मैं अपना पूरा जीवन शांति प्रचार और देश सेवा में लगा दूंगा। आप्टे और नथुराम के लिए एक ही तख्ता बनाया गया था। दोनों को एक दूसरे के बगल में खड़ा किया गया और जल्लाद ने लीवर खींच दिया। आप्टे तुरंत मर गया था, लेकिन नथुराम के पैर कांपते रहे और 15 मिनट तक देह ऐंठती रही। दोनों के शवों की अंतिम क्रिया जेल के भीतर ही की गई और दोनों की राख घग्गर नदी के किसी अनजान जगह पर बहा दी गई। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और दी प्रिंट को सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करिए। मैं ज्योति यादव, दी प्रिंट।